नमस्कार दोस्तों, ओपी लाडवाल की तरफ से आप सभी साथियों का फिर से मारूसन एकेडमी में स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा भी आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन्स जो कि हर एग्ज़ाम के अंदर देखे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पर्सन स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है। मानव के मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियाँ जो दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करती हैं, क्या कहलाती हैं? तो ऑप्शन आपके सामने हैं: व्याकरण, वर्ण, भाषा, शब्द। प्रश्न को एक बार समझें। मानव के मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियाँ जो दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करती हैं, क्या कहलाती हैं? ऑप्शन इसका जो सही रहेगा आप लोग कमेंट करें और मैं आपको बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा भाषा। मानव के मुख से निकले वे सार्थक ध्वनियाँ जो दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करती हैं वो भाषा कहलाती है। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ऑप्शन आपके सामने है: ए शब्द, वर्ण, पद, वाक्य। तो ये भी ऑप्शन जो हैं आपके सामने हैं और कमेंट में आप बताएं कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ हम लोग आपको बता देते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए, इसका राइट आंसर रहेगा हमारा वर्ण। भाषा की लघुत्तम इकाई होती है माय डियर फ्रेंड्स वर्ण। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। भाषा की सार्थक इकाई। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? शब्द है, वर्ण है, पद है या फिर वाक्य है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो हम लोग आपको बता देते हैं कि भाषा की जो सार्थक इकाई होती है उसको हम लोग कहते हैं वाक्य। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? तो यहाँ हम पढ़ेंगे, अभी थ्योरी भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। भाषा के माय डियर फ्रेंड्स 2 रूप होते हैं, एक मौखिक रूप होता है और एक लिखित रूप होता है। बाकी आपको साइड में भी जो है क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, ये भी आप लोग कर सकते हैं। साथ साथ में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? हालांकि मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लेता, लेकिन अभी साथ में ले लेते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो ये ऑप्शन आपके सामने है: 22, 18, 23, 15। तो इसका राइट आंसर रहेगा माय डियर फ्रेंड्स ए। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं जो हैं स्वीकृत हैं। हिंदी भाषा, हिंदी शब्द किस भाषा से आया है? तो ये किस भाषा से आया है? अरबी से आया है, संस्कृत से आया है या फिर पुर्तगाली से आया है या फिर फारसी से आया है? तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? आपके सामने ऑप्शन ये 4 हैं, आप लोग टिक करें या फिर आप लोग कमेंट करें। कमेंट करें कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा माय डियर फ्रेंड्स फारसी। हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है फारसी भाषा के शब्द से हुई है, यानी हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है? वो फारसी से हुई है। फारसी भाषा में से का उच्चारण, फारसी भाषा में से का उच्चारण किस ध्वनि की भांति होता है? ये प्रश्न जो है बैकग्राउंड के अंदर अब आ रहा है। तो फारसी भाषा में से का उच्चारण किस ध्वनि की भांति होता है? किस ध्वनि की भांति होता है? तो ये आपका प्रश्न है और उत्तर जो है आपके सामने है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास में है: से की भांति होता है या फिर है की भांति होता है या फिर द की भांति होता है या फिर ख की भांति होता है। प्रश्न को समझे एक बार। फारसी भाषा में से का उच्चारण किस ध्वनि की भांति होता है, यानी किस तरह से होता है, ये प्रश्न है। तो यहाँ पर आंसर जो होता है हमारा वो होता है इसका सी आंसर, इसका राइट आंसर होता है। यानी फारसी भाषा में से का उच्चारण जो है किस ध्वनि की भांति होता है? तो से का उच्चारण माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर है की भांति होता है। है हल। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन अपने पास में है, ऑप्शन 4 यहाँ पर हैं अपने पास में। हरियाणवी यानी हरियाणा की राजभाषा कौन सी है?
तो यहाँ पर हरियाणवी है, गुजराती है, पंजाबी है या फिर हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा हरियाणा की राजभाषा कौन सी है। तो माय डियर फ्रेंड्स वो है हिंदी। इस साइड में चलते हैं, लेफ्ट साइड में देखते हैं हम यहाँ पर 5वें नंबर पर हिंदी इनमें से कौन सा भाषा का रूप नहीं है। भाषा का कौन सा रूप नहीं है, ये जो क्वेश्चन हमारा 5th नंबर पे है, 5वां नंबर पे प्रश्न है। इनमें से कौन सा भाषा का रूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए कौन सा है। मौखिक रूप नहीं है, लिखित रूप नहीं है, सांकेतिक रूप नहीं है या फिर सभी नहीं है। इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा। इनमें से कौन सा भाषा का रूप नहीं है। प्रश्न को समझे, इनमें से कौन सा भाषा का रूप नहीं है। तो यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स राइट आंसर जो बनता है वो रहेगा यहाँ पर सांकेतिक रूप। बाकी आप भी अपनी तरफ से जो है यहाँ पर कमेंट में कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। 6 नंबर पर चलते हैं। भाषा का मूल रूप कौन सा है। भाषा का मूल रूप कौन सा है। मौखिक है या फिर लिखित है या फिर सांकेतिक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर आप लोग कमेंट में करें, इसका सही उत्तर क्या रहेगा। भाषा का मूल रूप कौन सा है माय डियर फ्रेंड्स, ये आप लोग बताएं। भाषा का मूल रूप है मौखिक। ये आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं तो कमेंट करते रहें और बताते रहें। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। 7 नंबर पर भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो यहाँ पर आपके पास सामने 4 ऑप्शन है। भाषिक है, भाष है या फिर भाष या फिर भाषण से हुई है। किससे हुई है राइट आंसर आप लोग देंगे। तो राइट आंसर बाय डिफरेंस कमेंट में दें। मैं आपको बता रहा हूँ इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि भाष से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष से हुई है। भाषा की व्यवस्था के नियमों को क्या कहते हैं। भाषा के व्यवस्था के नियमों को क्या कहते हैं। यहाँ पर भी अपने ऑप्शन अपने पास में हैं। शास्त्र कहते हैं, वाक्य कहते हैं, लिपि कहते हैं या फिर व्याकरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, आप कमेंट करें, मैं आपको बता देता हूँ। भाषा की व्यवस्था के नियमों को क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लोग इसमें टिक करेंगे। राइट आंसर सी, व्याकरण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। किसकी सहायता से हम भाषा का मानक प्रयोग सीखते हैं। किसकी सहायता से हम भाषा का मानक प्रयोग सीखते हैं। तो ऑप्शन अपने पास में है ही। लिपि कहते हैं या फिर वर्ण कहते हैं या फिर व्याकरण कहते हैं या फिर शब्द कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, आप लोग राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। किसकी सहायता से हम भाषा का मानक प्रयोग सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा व्याकरण, यानी कि व्याकरण की सहायता से हम भाषा का मानक प्रयोग सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। भारत संघ की राजभाषा कौन सी है। भारत संघ की राजभाषा कौन सी है। तो ऑप्शन अपने पास में है। ए अंग्रेजी और बी फारसी, सी हिंदी है और डी संस्कृत है। ऑप्शन आप लोग टिक करेंगे, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। भारत संघ की राजभाषा कौन सी है। भारत संघ की राजभाषा कौन सी है, प्रश्न को समझें। भारत संघ की राजभाषा कौन सी है। तो इसका राइट आंसर रहेगा माय डियर फ्रेंड्स ए भारत संघ की राजभाषा है। हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा कब मिला। ऑप्शन आपके सामने हैं। हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा कब मिला। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है हिंदी के अंदर। इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स क्या है कि 14 सितंबर 1949, ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला। स्क्रीन के ऊपर आपके ऑप्शन हैं ए बी सी डी, यानी कि 345 या फिर 350 या 343 या 351। किस अनुच्छेद के अंदर की बात करता है ये। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा माय डियर फ्रेंड्स वो रहेगा यस 343, इसका जो है ना राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा 343। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला। तो वो अनुच्छेद 343 रहेगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, इसका ऑप्शन है अपने पास में 5 सितंबर, 10 अक्टूबर, 14 सितंबर और 14 नवंबर।
तो आपके पास में 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आप लोग राइट क्लिक करेंगे, कौन सा इसका सही उत्तर रहेगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स क्या रहेगा आप लोग बताएं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट में जल्दी कमेंट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा 14 सितंबर, इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद में ऊपर की तरफ चलते हैं। 14 के बाद में 13, 14, 15 और 16 हम डिस्कस कर चुके हैं, 17 भी डिस्कस कर चुके हैं। 18वें नंबर पर चलते हैं। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है, राजस्थान की भाषा कौन सी है। हम हरियाणा की बात नहीं कर रहे या फिर भारत की बात नहीं कर रहे, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है। ऑप्शन आपके पास में है हिंदी, राजस्थानी, मारवाड़ी या फिर मराठी। ऑप्शन 4 आपके पास में ही है। आप लोग राइट क्लिक करेंगे, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है, तो आप लोग राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर हिंदी, राजस्थान की राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी है, इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड या फिर ये सभी राज्य। आप लोग राइट क्लिक करेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी है, प्रश्न को समझें। किस राज्य की किस राज्य की राजभाषा हिंदी है, हिमाचल प्रदेश की है या फिर उत्तर प्रदेश की है या फिर झारखंड की है या फिर ये सभी सही हैं। ऑप्शन जो हैं 4 हैं, आप लोग राइट क्लिक करेंगे। हम चलते हैं ऑप्शन नंबर डी की तरफ। ये सभी, इनमें से सभी राज्य की राजभाषा जो है हिंदी है। हिमाचल प्रदेश की भी हिंदी आती है और उत्तर प्रदेश की भी हिंदी और झारखंड की भी हिंदी होती है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है, इनमें से किस राज्य की भाषा हिंदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देख रहे हैं हम लोग। इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार और ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो हमारी ऑप्शन आ रहे हैं, इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है, तो अंडमान निकोबार में भी हिंदी चलती है, मध्य प्रदेश में भी चलती है और छत्तीसगढ़ में भी चलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा 20 का बनता है वो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए, गुजरात की जो है राजभाषा हिंदी नहीं है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं 21 की तरफ। 21 नंबर पर चलते हैं। दक्षिण भारत में जिस हिंदी का प्रयोग होता है, दक्षिण भारत में जिस हिंदी का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अपने पास में है पुरानी हिंदी या फिर बी ऑप्शन है हिंदुस्तानी या फिर सी ऑप्शन है दक्षिणी हिंदी या फिर डी ऑप्शन है हिंदवी। ऑप्शन आपके पास में है, आप लोग राइट कमेंट करेंगे। दक्षिण भारत में जिस हिंदी का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा यहाँ पर हमारा दक्षिणी हिंदी, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं 22 की तरफ, यानी 22 नंबर पर चलते हैं। इनमें से किस राज्य में हिंदी को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है, इनमें से किस राज्य में हिंदी को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन अपने पास में है पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और ये सभी, यानी डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर आप लोग देंगे 22 जो है 22 नंबर पर क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में हिंदी को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर पंजाब में भी जो है हिंदी को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है और गुजरात में भी द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है और महाराष्ट्र में भी द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा हमारा डी ऑप्शन, नहीं यानी कि ये सभी। अखिल भारतीय स्तर पर संपर्क भाषा कौन सी है, अखिल भारतीय स्तर पर संपर्क भाषा कौन सी है। अंग्रेजी है या फिर हिंदी है या फिर मराठी है या फिर तमिल है। राइट आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, अखिल भारतीय स्तर पर संपर्क भाषा कौन सी है। तो यहाँ पर 23 का जो ऑप्शन राइट रहेगा वो क्या रहेगा, आप लोग कमेंट करें। मेरे हिसाब से यहाँ पर बनता है हिंदी। अखिल भारतीय स्तर पर संपर्क भाषा को कहते हैं यहाँ पर हिंदी। अखिल भारतीय स्तर पर संपर्क भाषा कौन सी होती है, तो ये राइट आंसर माय डिफरेंस हिंदी ही है। 24 की तरफ चलते हैं। भारत में कितने भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं, भारत में कितने भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन आपके पास में ही है, ऑप्शन ए
सी और डी, चार ऑप्शन आपके पास में है। ऑप्शन ए कहता है 2, ऑप्शन बी कहता है 3, ऑप्शन सी कहता है 4, ऑप्शन डी कहता है 5। तो आपका आंसर क्या रहेगा, कमेंट करें। भारत में कितने भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं? ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से बनता है सी, यानी कि 4 भाषा परिवार हमारे यहाँ पर हैं, उनकी भाषा यहाँ पर बोली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन अपने पास में यहाँ पर जो परिवार हैं वही आ गए, भारोपीय भाषा परिवार, या फिर भारतीय आर्य भाषा परिवार, या फिर द्रविड़ भाषा परिवार, या फिर ऑप्शन डी है ए और बी, यानी कि भारतीय भाषा परिवार और भारतीय आर्य भाषा परिवार। राइट आंसर क्या रहेगा, कमेंट में करें। तो राइट आंसर माय डिफरेंस यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जिसके अंदर दोनों शामिल हैं, ए और बी। भारतीय भाषा परिवार भी इसके अंदर शामिल आता है और भारतीय आर्य भाषा परिवार भी इसके अंदर शामिल होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ऑप्शन इसका राइट रहेगा, वो रहेगा डी, जिसके अंदर दोनों के दोनों शामिल हैं। 26 की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं? दक्षिण भारत में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं? ऑप्शन अपने पास में यहाँ पर फिर से 4 ऑप्शन है। भारोपीय भाषा परिवार, ऑप्शन बी है द्रविड़ भाषा परिवार, ऑप्शन सी तिब्बती बर्मी भाषा परिवार, और डी ऑप्शन है आग्नेय भाषा परिवार। आपकी तरफ से ऑप्शन क्या रहेगा, कमेंट करें। मेरी तरफ से ऑप्शन यहाँ पर रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा द्रविड़ भाषा परिवार। दक्षिण भारत में किस भाषा परिवार की भाषा बोली जाती हैं? तो वो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 27 की तरफ चलते हैं। 27 में आता है हमारा द्रविड़ भाषा परिवार की कुल भाषाएं कितनी हैं? 27 की तरफ चल रहे हैं हम लोग। यहाँ पर द्रविड़ भाषा परिवार की कुल कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन ए जो है वो 4, और ऑप्शन बी जो बनता है हमारा 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी 5। तो आपकी तरफ से इसका राइट आंसर क्या बनेगा? मेरा हिसाब बोल रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जिसके अंदर 4 भाषाएं हैं। द्रविड़ भाषा परिवार की कुल कितनी भाषाएं हैं? तो यहाँ पर 4 आंसर मेरे हिसाब से सही रहेगा। आप अपनी तरफ से कमेंट करके बता सकते हैं। हम चलते हैं 28 की तरफ से। 28 की तरफ देखते हैं, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा जो है द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है? तो ऑप्शन अपने पास में है तमिल द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है, या फिर तेलुगु, या फिर कन्नड़, या फिर मराठी। ऑप्शन 4 आपके पास में है। तो राइट आंसर आप लोग टिक करेंगे या फिर कमेंट करेंगे, इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है? 28 की तरफ देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा माय डिफरेंस डी, मराठी जो है द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है। 29 की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की है? कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की है? पहले इसका अपोजिट समझा था और अभी जो इसका फेवर में पूछ रहा है। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की है? तो ऑप्शन अपने पास में है पंजाबी, या फिर गुजराती, या फिर मलयालम, या फिर असमिया। राइट आंसर क्या रहेगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे हिसाब से जो इसका बनता है भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा, यानी इनमें से कौन सी भाषा जो है द्रविड़ भाषा परिवार की है, तो वो रहेगा हमारा यहाँ पर 29 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है हमारा मलयालम, जो मुझे लगता है जो कि मलयालम भाषा जो है द्रविड़ भाषा परिवार की है, ये इसका राइट आंसर रहेगा सी। 30 की तरफ चलते हैं। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, या फिर पद कहते हैं, या फिर लिपि कहते हैं, या फिर वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ नजर डालिए। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके पास हैं। शब्द ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर लिपि कहेंगे माय डिफरेंस। यहाँ पर 30% नंबर 30 का जो राइट आंसर है सी जो है, ये हमने लिख दिया है लिपि। आप लोग अपनी तरफ से कमेंट कर सकते हैं। 31 की तरफ चलते हैं। देवनागरी किस भाषा की लिपि है? देवनागरी किस भाषा की लिपि है? ऑप्शन आपके पास में है नेपाली, हिंदी, मराठी, या फिर सभी। देवनागरी किस भाषा की लिपि है? देवनागरी किस भाषा की लिपि है?
ऑप्शन आपके पास में है नेपाली, हिंदी, मराठी या फिर ये सभी। तो मेरा अनुमान कहता है ये सभी जो हैं सही हैं। देवनागरी जो है नेपाली भाषा की भी लिपि है और हिंदी की भी और मराठी की भी। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं, 32 नंबर पर चलते हैं। कोंकणी भाषा की लिपि है, कौन सी है कोंकणी भाषा की लिपि? अरबी है या फिर फारसी है या फिर देवनागरी है या फिर रोमन है? राइट आंसर क्या रहेगा कमेंट में बताते रहें। कोंकणी भाषा की लिपि कौन सी है? कोंकणी भाषा की लिपि माय डिफरेंस है यहाँ पर देवनागरी। ये ऑप्शन सी जो है वो सही रहेगा। पंजाबी भाषा की लिपि है, 33 पर देखते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि है तो कौन सी है पंजाबी भाषा की लिपि? फारसी है या फिर रोमन है या गुरमुखी या फिर देवनागरी है? तो ये भी ऑप्शन आपके सामने ही है। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो रहेगी हमारी यहाँ पर गुरमुखी। ऑप्शन सी जो है राइट रहेगा। आपकी तरफ से जो ऑप्शन है वो कमेंट करते रहें। 34 की तरफ चलते हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि है, अंग्रेजी भाषा की लिपि है, अंग्रेजी भाषा की लिपि है माय डिफरेंस देवनागरी, अरबी, रोमन या फिर गुरमुखी। ऑप्शन 4 हैं, 4 में से आपको यहाँ पर राइट आंसर क्लिक करना है। अंग्रेजी भाषा की लिपि है, कौन सी लिपि है? आपकी तरफ से जो कमेंट है वो आप बताएगा कि क्या आपका उत्तर है। मेरा हिसाब बोलता है, मेरा गणित बोलता है इसका राइट आंसर रहेगा रोमन। अरबी भाषा की लिपि कौन सी है? अरबी की नहीं, सॉरी, फारसी भाषा की लिपि कौन सी है? फारसी भाषा की लिपि कौन सी है? मैं बात कर रहा हूँ 35 के ऊपर। फारसी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन अपने पास में हैं। ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी है रोमन, ऑप्शन सी है फारसी और ऑप्शन डी है गुरमुखी। तो 35 की तरफ देखिए, फारसी भाषा की लिपि है, कौन सी है? तो यहाँ पर फारसी भाषा की जो लिपि है वो माय डिफरेंस फारसी ही है। ये इसका राइट आंसर रहेगा 35 का सी। अरबी भाषा की लिपि कौन सी है? अरबी भाषा की लिपि कौन सी है? अरबी, यहाँ पर हम चल रहे हैं 36 के ऊपर। अरबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो अरबी भाषा की जो लिपि है ऑप्शन अपने पास में है देवनागरी है, फारसी है या फिर गुरमुखी है या फिर अरबी है। ऑप्शन जैसा भी आपके पास में ही है, कमेंट आप करके आप बताएं। अरबी भाषा की जो लिपि है वो अरबी ही है। यहाँ पर बिल्कुल आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं। संस्कृत भाषा की लिपि है, संस्कृत भाषा की लिपि है, 37 की तरफ चल रहे हैं। अरबी भाषा की 37 पर चल रहे हैं, सॉरी, अरबी भाषा की नहीं है। संस्कृत भाषा की लिपि है, कौन सी है संस्कृत भाषा की लिपि? 37 पे चल रहे हैं। संस्कृत भाषा की लिपि है, गुरमुखी है या फिर देवनागरी है या फिर फारसी है या फिर रोमन है? ऑप्शन 4 हैं, कमेंट में बताएं राइट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन मेरे हिसाब से बोलता है यहाँ पर संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। यस, 38 पर पहुँच के हैं। दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली जो लिपि है वो कौन सी है? फारसी है या फिर देवनागरी है या फिर रोमन है या फिर गुरमुखी है? दाईं से बाईं ओर लिखे जाने वाली लिपि, ऑप्शन मेरे हिसाब से रहेगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा आप लोग कमेंट में करें। मेरे हिसाब से जो रहेगा दाईं से बाईं ओर लिखे जाने वाली लिपि रहेगी फारसी। 9 की तरफ 39 पे चलते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? गुरमुखी लिपि से हुआ या फिर खरोष्टी लिपि से हुआ या फिर ब्राह्मी लिपि से हुआ या फिर फारसी लिपि से हुआ? ऑप्शन 4 आपके पास में है, कमेंट बताएं, कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या रहेगा कमेंट करके बताएं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? खरोष्टी से हुआ या फिर फारसी से हुआ या गुरमुखी से हुआ या ब्राह्मी लिपि से हुआ? किस से हुआ? इसका राइट आंसर माय डिफरेंस मेरे हिसाब से रहेगा ब्राह्मी लिपि से हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अरबी फारसी लिपियों का विकास किस लिपि से हुआ है? अरबी फारसी लिपियों का विकास किस लिपि से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलिए। गुरमुखी लिपि से हुआ है या फिर
खरोष्टी लिपि से हुआ या फिर ब्राह्मी लिपि से हुआ या फिर फारसी लिपि से हुआ है। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखिए, अरबी फारसी लिपियों का विकास किस लिपि से हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आप लोग कमेंट में बताएं। यहाँ पर मेरे हिसाब से रहेगा खरोष्टी लिपि से हुआ है, खरोष्टी लिपि से हुआ है। अरबी और फारसी लिपियों का विकास खरोष्टी लिपि से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। वाक्य से छोटी इकाई कौन सी है? वाक्य से छोटी इकाई कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 41 यानी कि 41 नंबर पर चल रहे हैं। वाक्य से छोटी इकाई कौन सी है? अक्षर, शब्द, उपवाक्य या फिर वर्ण। 4 ऑप्शन अपने पास में हैं। वाक्य से छोटी इकाई कौन सी है? तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो राइट आंसर रहेगा माय डियर फ्रेंड्स वो रहेगा उपवाक्य। उपवाक्य यानी कि छोटा वाक्य होता है। वाक्य से छोटी इकाई जो होती है वो होती है हमारी उपवाक्य। और उपवाक्य से छोटी इकाई कौन सी है? 42 पे चलते हैं। उपवाक्य से छोटी इकाई कौन सी होती है? वाक्य होती है या फिर पदबंध होती है या फिर वर्ण या फिर अक्षर। 42 का राइट आंसर क्या रहेगा? वाक्य, पदबंध, वर्ण या फिर अक्षर। तो उपवाक्य से जो छोटी इकाई होती है माय डियर फ्रेंड्स वो होती है हमारे यहाँ पर पदबंध। पदबंध होती है, उपवाक्य से भी छोटी जो इकाई होती है वो। अब पूछता है पदबंध से भी छोटी इकाई कौन सी होती है? 43 की तरफ चलते हैं। 43 की तरफ चलते हैं। पदबंध से भी छोटी इकाई कौन सी होती है? वाक्य होता है, शब्द होता है या फिर पद होता है या फिर हमारे ऑप्शन तीनों सही हैं। बताएं, कमेंट करके बताएं कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा। पदबंध से छोटी इकाई है वाक्य, शब्द, पद या फिर डी ऑप्शन जो है जिसके अंदर हम लोग शामिल करते हैं बी और सी। तो राइट आंसर इसका कौन सा रहेगा? माय डिफरेंस मेरे हिसाब से यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिखाता है बी और सी को शामिल करता है, यानी शब्द भी उसके अंदर शामिल हो जाता है और पद भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। तो पदबंध से छोटी इकाई होती है माय डियर फ्रेंड्स, शब्द और पद दोनों ही होते हैं, यानी कि राइट आंसर इसका बनता है डी ऑप्शन। आगे चलते हैं 44 के ऊपर। शब्द से छोटी इकाई कौन सी है? शब्द से छोटी इकाई कौन सी है? शब्द से छोटी इकाई कौन सी होती है? पदबंध, उपवाक्य, अक्षर या फिर ये सभी। राइट आंसर क्या कहेंगे आप लोग? पदबंध, उपवाक्य या फिर अक्षर या फिर ये सभी। राइट आंसर आप लोग कमेंट करें। यहाँ शब्द से भी छोटी इकाई जो होती है मेरे हिसाब से बोलते हैं यहाँ पर अक्षर। अक्षर इसका राइट आंसर रहेगा। 44 पर चलते हैं, 45 पर चलते हैं अभी। अक्षर से छोटी इकाई है अक्षर। अक्षर से छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है या फिर ध्वनि होती है या फिर शब्द होता है या फिर डी ऑप्शन कहता है यहाँ पर ए और बी दोनों सही हैं। क्या सही हैं? वर्ण सही है या फिर ध्वनि सब सही है या फिर शब्द सही है या फिर ऑप्शन डी सही है? कौन सा सही रहेगा आप लोग कमेंट करके बताएं। मेरे हिसाब से जिसका आंसर बनता है अक्षर से छोटी इकाई जो बनती है वो बनती है हमारा ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर दिखा रहा है जिसके अंदर ए और बी। ए और बी ऑप्शन दिखा रहा है क्या? ए और बी ऑप्शन के अंदर आता है वर्ण और ध्वनि दोनों ही जो हैं अक्षर से छोटी इकाई होती हैं। चलिए चलते हैं 46 की तरफ। व्याकरण के कितने भाग हैं? व्याकरण के कितने भाग हैं? क्वेश्चन नंबर 46 है। व्याकरण के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं या फिर 5 भाग हैं या फिर 4 भाग हैं या फिर 6 भाग हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं। 46 नंबर पर देखिए, 46 नंबर पर देखिए। व्याकरण के कितने भाग हैं? व्याकरण के कितने भाग हैं माय डियर फ्रेंड्स? यहाँ पर व्याकरण के 4 भाग हैं। ये हम लोग डिस्कस करेंगे आपसे थ्योरी के अंदर। अभी ये जो है ऑप्शन टाइप्स क्वेश्चन जो है हम पूछ रहे हैं आपसे, डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग चलेंगे इसकी थ्योरी की तरफ, जिस जो है ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे हैं, और इसके बाद में हम लोग थ्योरी के अंदर चलेंगे जिसके अंदर हम लोग डीपली इसका अध्ययन करेंगे। 46 का जो राइट आंसर रहेगा व्याकरण के कितने भाग हैं, तो वो रहेगा आंसर नंबर सी, यानी जिसके अंदर 4 दिखाया गया है, 4 भाग हैं। जिस अध्याय के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, लेखन और संयोजन के नियमों की चर्चा की जाती है उसे कहते हैं। जिस अध्याय के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, लेखन और संयोजन के नियमों की चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है वाक्य व्यवस्था, ऑप्शन बी जो है शब्द व्यवस्था,
या फिर ऑप्शन सी है वर्ण व्यवस्था या फिर पद व्यवस्था। 47 की तरफ नजर डालिए, 47 की तरफ नजर डालिए। जिस अध्याय के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, लेखन और संयोजन के नियमों की चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आप लोग चारों देखिए और कमेंट करें। 47 की तरफ नज़र डालें। वाक्य व्यवस्था कहेंगे, शब्द व्यवस्था कहेंगे, या फिर वर्ण व्यवस्था कहेंगे, या फिर पद व्यवस्था कहेंगे। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर बनता है वर्ण व्यवस्था, इसको कहेंगे। 48 की तरफ चलते हैं। 48 की तरफ चलते हैं। जिस अध्याय के अंतर्गत शब्द के स्रोत, जिस अध्याय के अंतर्गत शब्द के स्रोत, भेद तथा रचना का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं, उसे कहते हैं। 48 की तरफ नजर डालिए। जिस अध्याय के अंतर्गत शब्द के स्रोत, भेद, रूप तथा रचना का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं पद व्यवस्था या फिर वर्ण व्यवस्था या फिर वाक्य व्यवस्था या फिर शब्द व्यवस्था। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आपके पास ऑप्शन हैं 4, कमेंट करके बताएं। जिस अध्याय के अंतर्गत शब्द के स्रोत, भेद, रूप तथा रचना का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर इसका रहेगा शब्द व्यवस्था। अब चलते हैं 49 की तरफ। 49 में माय डियर फ्रेंड्स 49 की तरफ चलते हैं। जिस अध्याय के अंतर्गत पद, जिस अध्याय के अंतर्गत पद, उसके भेदों तथा रचना का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ देखिए। जिस अध्याय के अंतर्गत पद, उसके भेदों तथा रचना का अध्ययन किया जाता है क्या कहते हैं? वर्ण व्यवस्था कहते हैं, या फिर शब्द व्यवस्था कहते हैं, या फिर पद व्यवस्था कहते हैं, या फिर वाक्य व्यवस्था कहते हैं। राइट आंसर इसका क्या बनेगा? कमेंट में बताएं। जिस अध्याय के अंतर्गत पद, उसके भेदों तथा रचना का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, पद व्यवस्था इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं लास्ट में। जिस अध्याय के अंतर्गत वाक्य संरचना, वाक्य भेद, वाक्य रूपांतरण तथा विराम चिन्हों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस अध्याय के अंतर्गत वाक्य संरचना, वाक्य भेद, वाक्य रूपांतरण तथा विराम चिन्हों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वर्ण व्यवस्था कहते हैं, या फिर पद व्यवस्था कहते हैं, या फिर शब्द व्यवस्था कहते हैं, या फिर वाक्य व्यवस्था कहते हैं। ऑप्शन इसका आंसर रहेगा डी, यानी कि वाक्य व्यवस्था। तो माय डिफरेंस, जिसके अंदर वाक्य संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे वाक्य व्यवस्था कहेंगे। जिसके अंतर्गत पद का किया जाता है या फिर उसके भेदों का अध्ययन किया जाता है तो उसे पद व्यवस्था कहेंगे। और जिस अध्याय के अंतर्गत शब्द के स्रोत या भेद या फिर रूप या रचना का अध्ययन किया जाता है उसे शब्द व्यवस्था कहेंगे। ये ऑप्शन जो हैं राइट हैं और इनका आंसर जो है इनके क्वेश्चंस के अंदर ही है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस किए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इसके बाद में हम लोग इसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम लोग पूरे के पूरे पार्ट्स जो हैं आपसे डिस्कस करेंगे। जैसा भी आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, हमने अभी तक 50% डिस्कस किए हैं, लेकिन अभी जो है हम लोग इसका पूरा का पूरा जो थ्योरी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट के अंदर। चलिए, आज की क्लास जो है इतनी है क्योंकि काफ़ी लंबी हो गई है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ये पूरा का पूरा डाटा जो थ्योरिटिकल है उसको डिस्कस करेंगे। भाषा परिचय के नाम से इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को क्लिक नहीं किया, दोस्तों को शेयर नहीं किया है, जो साथी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको आपने शेयर नहीं किया है, ग्रुप में इन्वाइट नहीं किया है, या फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इन्वाइट नहीं किया है, तो दोस्तों को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।